A very good morning, students. Today we are going to discuss about the next new important topic, that is the refraction at the convex refracting surfaces. ठीक है, अब हम स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस के बारे में पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एज वेल एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, इन सभी के बीच का रिलेशन क्या होता है. ठीक है, एज वेल एज द इमेज डिस्टेंस ऑफ द इमेज एज वेल एज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, इन सभी के बीच के रिलेशंस को जो हम डिस्कस करेंगे उन्हीं के बारे में आज हमारा टॉपिक है. ठीक है, दैट इज द रिफ्रैक्शन एट द कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ये जो सरफेस हमने ड्रॉ किया है यहाँ पे, दैट विल रिप्रेजेंट द कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. क्या होगा ये? कन्वेक्स, जिसकी शेप बाहर की तरफ होगी. कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस में एक्चुअली में उनको बोला जाता है व्हिच सेपरेट द टू मीडियम. क्या कर रही है? सेपरेट कर रहा है दो मीडियम को. ये रेयर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने माना है n1 एंड दिस वन इज द डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कंसीडर कर रहे हैं n2. ठीक है, इसी को इन दोनों मीडियम से सेपरेट करता है विद द स्पेशल सेस. ठीक है, ये क्या है? एक स्पेशल कन्वेक्स सरफेस बनाया हुआ है. तो इसी के ऑब्जर्वेशंस में हमने आज इसके बारे में डिस्कस करना है. ठीक है, क्या करेंगे डिस्कस? व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन द रेम. इसके भी दो पार्ट्स होते हैं. दो पार्ट्स का मतलब जब ऑब्जेक्ट बाहर लाइज करता है तो इमेज कहाँ पे बनेगी, तो फर्दर जब ऑब्जेक्ट अंदर बनेगा तो उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी. ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली व्हेन द ऑब्जेक्ट, हम फर्स्ट पार्ट स्टडी करेंगे क्या है. व्हेन द ऑब्जेक्ट लाइज इन द रियर मीडियम. ऑब्जेक्ट कहाँ पे लाइज करेगा? रियर मीडियम में लाइज करेगा. मान लो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है. ठीक है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह हम इसको कंसीडर करेंगे. ठीक है, बट इसके भी दो केसेस बनेंगे. फर्दर इसके दो केसेस बनेंगे. क्या? व्हेन द रियल इमेज इज फॉर्म्ड. पहला केस हम पढ़ेंगे आज व्हेन द रियल इमेज इज फॉर्म्ड, और सेकंड केस होगा इसका व्हेन द इमेजिनरी इमेज इज फॉर्म्ड और वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड. ठीक है, तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रियल इमेज इज फॉर्म्ड. तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया. ठीक है, जिसकी डिस्टेंस कितनी होगी फ्रॉम द पोल, दैट विल बी टेकन एज द u, जैसा कि हम यूजुअली करते आ रहे हैं, पहले भी किया हुआ हमने इसके बारे में. ठीक है, तो यहां से रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी टुवर्ड्स द इंटरफेस ऑफ दिस टू मीडियम. रे ऑफ लाइट ट्रेवल करेगी फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ द टू मीडियम. वेयर इट स्ट्राइक इट विल मेक द एंगल ऑफ इंसिडेंस विद द नॉर्मल. ये क्या है? नॉर्मल एंगल है व्हिच मीट्स एट पॉइंट सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर मिलता है जो. ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर इसके हम स्ट्रेट लाइन पास करवाते हैं टुवर्ड्स द पोल तो ये रिट्रेस हो जाएगी पाथ में. ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है. क्लियर बात है? दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. ये बात समझ आ गई? अब देखो, इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ इमेज का जो एंगल बनेगा, सो नॉट इमेज, ऑब्जेक्ट का जो एंगल बनेगा, दैट एंगल विल बी टेकन एज द अल्फा. इन चीजों को माइंड में फिक्स कर लो. ऑब्जेक्ट का एंगल हम कितना लेते हैं? अल्फा से इसको डिनोट किया जाता है. ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ये क्या बना? अल्फा एंगल बनाया ऑब्जेक्ट ने विद रिस्पेक्ट टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड स्ट्राइक ऑन द सरफेसेस ऑफ द, कहां पे? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. जहां पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस का इंटरफेस आएगा वहां पे स्ट्राइक कर रहा है. नाउ remember the property when the ray of light passes from the rare medium to denser medium. तो क्या प्रॉपर्टी होती है? It will bend towards the normal. ray of light क्या करेगी? जैसे इसमें एंटर करेगी डेंसर मीडियम में तो it will bend towards the normal. ये क्या करेगी? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी. तो it will meet somewhere here at this point. इस पॉइंट पे जाकर के ये मीट करेगी. ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं O से, जहां पे ये इमेज बन रही है उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं I से. तो देखो, रिफ्रैक्टेड एंगल, ये कि नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टेड एंगल. ये एंगल कौन सा बना? रिफ्रैक्टेड एंगल. क्लियर बात है? और इमेज जहां पे बनी वो डिस्टेंस कितनी होती है पोल से, दैट विल बी टेकन एज द v. क्या लेते थे हम लोग? v. याद है ना सारी चीजें? ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस कितनी होती है? r फ्रॉम द पोल. क्लियर बात? दैट इज द रेडियस ऑफ द कर्वेचर. और डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं? r से रिप्रेजेंट करते हैं. यहां तक क्लियर हो गया सारी बात? अब देखो यहां पे इमेज जो एंगल बनाएगा किसके साथ? इस प्रिंसिपल एक्सिस के साथ. दैट विल बी डिनोटेड बाय बीटा. किसे डिनोट करेंगे हम? इसको बीटा से डिनोट किया जाएगा.
और सेंटर ऑफ ये जो नॉर्मल है विच इज मीटिंग एट द पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये एंगल प्रोड्यूस करेगा एट दिस प्रिंसिपल एक्सिस दैट विल बी ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय गामा। तो इन तीन चीजों को अपने माइंड में आप लोगों ने फिक्स कर लेना है, क्या कि जो प्रिंसिपल एक्सिस एंगल बनाएगी ऑब्जेक्ट की रे ऑफ लाइट के साथ दैट इज द अल्फा, इमेज का एंगल बनेगा दैट विल बी द बीटा, और नॉर्मल जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ कोइंसाइड कर रहा है तो ये एंगल बनाएगा गामा एंगल। क्लियर होगी बात सारी की सारी? ठीक है, यहाँ पे हमने सारी की सारी फॉर्मेशंस को यहाँ पे कर दिया। दिस वन इज कॉल्ड द इंसिडेंट एंगल, दिस वन इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड एंगल। अब देखो यहाँ पे नाउ वी विल यूज इन फर्स्ट स्टेप, ठीक है, स्टेप फर्स्ट में हम यूज करेंगे क्या, स्नेल्स लॉ यूज करते हैं। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है भाई? स्नेल्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा, sin of the incident angle to that of the sin of the refracted angle will be equivalent to the refractive indexes of the second medium। क्यों? अरे जहां से रे ऑफ लाइट पास कर रही है उसको थोड़ा ना लेते हैं, जिस मीडियम में रे ऑफ लाइट एंटर करेगी उसको हम ऊपर रखते हैं न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे आएगा n2 डिवाइडेड बाय n1। क्लियर हुई बात? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसे लिख दूं, n1 sin of I incident angle will be equivalent to the n2 sin of R। Now we will make some kind of the approximation। क्या? These angle, incident angle and refracted angle, these are very smaller angle। क्या है ये? बड़े ही ज्यादा छोटे एंगल है, तो sin of incident angle has to be replaced by the I and sin of reflection angle has to be replaced by the R। So we can write it as n1 I is equal to n2 R। क्लियर बात है? यहां तक हमने ये फर्स्ट स्टेप सोल्व कर दिया। गिव दैट क्वेश्चन नंबर 1। अब हमारे पास टास्क बचता है क्या? अरे भाई I और R की वैल्यू निकालो कि I एंगल किसके बराबर होगा, R किसके बराबर होगा। मान लो ये पॉइंट मेरे पास A। अब इनकी वैल्यूज निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं फ्रॉम पॉइंट A। ये पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया व्हिच मीट्स एट पॉइंट N एंड दिस N पॉइंट इज वेरी नियर टू द पोल। कहां पर है? काफी नजदीक है पोल की। क्लियर हुई बात ये? ठीक है, जो I और R की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे I की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टेप 2 में चले जाते हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, याद रहेगा इसमें। ठीक है, I देखो किसके बराबर है, I एंगल एक बना रहा है इस पूरी की पूरी ट्रायंगल को, कौन सी, OCA, पूरी ट्रायंगल बन रही है एक। ठीक है, देखो यहाँ पे I एंगल, एक्सटीरियर एंगल इज द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल किसका सम होता है, इंटीरियर एंगल। सो वी कैन राइट इट एज दैट एंगल I इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल। किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस ऑफ गामा। I एंगल किसके बराबर आएगा मेरे पास, अल्फा प्लस ऑफ गामा के बराबर आएगा। यहाँ पे अल्फा बना और ये गामा बना, इंटीरियर एंगल बनेंगे दोनों। तो एक्सटीरियर एंगल क्या है, I, इन दोनों के सम के बराबर क्या है, इंटीरियर एंगल के बराबर। तो I की वैल्यू अल्फा प्लस गामा। क्लियर हुई बात? अब आ जाता है रिफ्लेक्टेड एंगल। रिफ्लेक्टेड एंगल कहाँ बन रहा है भाई, ये बन रहा है रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो देखो अगर मैं ACI ट्रायंगल देखता हूँ, बन रही है एक तरह की ट्रायंगल बन रही है, तो R और बीटा जो है वो इंटीरियर एंगल का काम कर रहे हैं, जबकि गामा जो है वो एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है। देखो यहाँ पे ये बने ना ACI, इसके अंदर जो इंटीरियर एंगल है वो है R और बीटा, और एक्सटीरियर एंगल क्या है, गामा। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं दैट गामा इज इक्वल टू R प्लस ऑफ बीटा एंगल। लेकिन मुझे तो निकालना है रिफ्लेक्टेड एंगल के बारे में। ठीक है, तो मैं रिफ्लेक्टेड बीटा को उठा के इस तरफ ले जाता हूं, तो रिफ्लेक्टेड को मैं ऐसे लिखता हूं R इज इक्वल टू गामा माइनस ऑफ बीटा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, I और R की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इन टर्म्स ऑफ द एंगल। लेकिन मुझे तो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में इन सारी वैल्यू चाहिए। R मेरे को कोऑर्डिनेट, सॉरी अल्फा मेरे को कोऑर्डिनेट्स में चाहिए, गामा कोऑर्डिनेट्स में चाहिए, गामा बीटा ये सारे के चाहिए कोऑर्डिनेट्स में चाहिए, ताकि तभी मैं इन डिस्टेंसेस को नोट करके बता सकता हूँ कि इनके डिस्टेंसेस कितने हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वी विल कंसीडर द अल्फा बीटा और गामा निकालने के लिए हम ट्रायंगल का यूज करते हैं। ठीक है, कौन सी, अल्फा, यहाँ पे लिखने टू फाइंड अल्फा बीटा एंड
गामा, इनकी कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं हम लोग। कैसे निकालेंगे देखो यहाँ पे, देखो we will use a formula that angle is equal to, एंगल किसके इक्विवेलेंट होता है, आर्क अपॉन रेडियस के इक्विवेलेंट होता है ना, पढ़ा हुआ हम लोगों ने ये, ठीक है। एंगल इज नथिंग बट थीटा इज इक्वल टू आर्क कुछ भी हो सकती है ये, ठीक है, आर्क ऑफ सर्कल अपॉन रेडियस। क्लियर बात है। अब हमने एंगल्स निकालने हैं, अल्फा बीटा और गामा निकालने हैं। तो इन ट्रायंगल, हम ट्रायंगल यूज करते हैं अल्फा के लिए। इन ट्रायंगल्स कौन सी ट्रायंगल का यूज करेंगे, इन ट्रायंगल OAN का यूज कर लेता हूं, ठीक है। तो देखो अल्फा एंगल तो इसी के साथ बन रहा है ना, OAN के साथ, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, एंगल दैट इज अल्फा, अप्रोक्सीमेटेड एंगल लेते हैं अल्फा। अल्फा ये क्या बना रहा है, देखो आर्क बना रहा है एक तरह से, ये एंगल है और ये पूरे सर्कल का, अगर मैं सर्कल का पूरा पार्ट ऐसे ड्रॉ कर देता हूं तो ये सर्कल का एक आर्क है। अदरवाइज यू कैन आल्सो टेक द tan ऑफ थीटा, tan थीटा से भी हमारी सारी वैल्यूज निकल जाएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज करते हैं ना, क्या, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क देखो क्या बन रही है यहाँ पे, ये बन रही है आर्क बन रही है मेरे पास AN अपॉन रेडियस, कितना बना मेरे पास, रेडियस बना O से लेके N तक, ON। अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आ जाते हैं बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो बीटा के लिए हमने यूज किया इन ट्रायंगल कौन सी, ANI, ठीक है, AN ट्रायंगल ANI। तो बीटा के लिए हम उसी तरीके से निकाले, थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब थीटा यहाँ पे किसका काम कर रहा है, बीटा का काम कर रहा है। आर्क कितनी बनेगी, AN आर्क बन रही है इसकी, क्लियर है बात। अपॉन रेडियस, रेडियस कितना भाई, I से लेके N तक का रेडियस, ठीक है, I to N, क्लियर हुई बात है। अब गामा निकालते हैं, तो गामा के लिए ट्रायंगल कौन सी यूज करेंगे, इन ट्रायंगल CAN, क्योंकि गामा इसी के साथ बन रहा है CAN, तो गामा विल कम सो टू बी व्हाट, ये बन जाएगा आर्क अपॉन रेडियस AN फिर से ऊपर आया, अपॉन रेडियस कितना आएगा, CN बन गया ये हमारे पास। यहाँ तक बात क्लियर होगी सभी को, कैसे हम इसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल्स के बेस पर ही हम इन सभी सारे वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, अंडरस्टैंड, ठीक है। नाउ अब ये सारे की सारी वैल्यूज उठाता हूं मैं इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करता हूं, क्योंकि मेरा मेन टास्क क्या था यार, इसकी वैल्यू निकालना, I की वैल्यू निकालना, ठीक है। तो I की वैल्यू देखते हैं क्या बनती है। सो पुटिंग दिस वैल्यू इन हियर, तो ये बन जाएगी, अल्फा की वैल्यू बनेगी मेरे पास AN अपॉन ON, ठीक है, प्लस ऑफ गामा की वैल्यू बन रही है मेरे पास AN अपॉन CN, क्लियर हुई बात। सिमिलरली ये आ गई मेरे पास I की वैल्यू, R की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास, R की वैल्यू बनेगी मेरे पास, गामा की वैल्यू आ रही है मेरे पास कितनी, देखो यहाँ पे गामा AN अपॉन CN, ठीक है, माइनस ऑफ बीटा, बीटा कितना बन रहा है मेरे पास AN अपॉन IN, क्लियर हुई बात है। I और R मैंने निकाल ली, अरे यही तो मेरा टास्क था मेन, यहाँ पे I और R को निकालना था मेरे को, ठीक है। तब इन I और R की वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन 1, ठीक है। पुट इन इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो I और R की वैल्यू को, तो यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू बनी क्या, N1, और I की वैल्यू आई मेरे पास क्या, ये AN अपॉन ON प्लस ऑफ AN अपॉन CN, क्लियर है बात है। ये बन गई मेरे पास I की वैल्यू, विल बी इक्वल टू द, किसके इक्वल था, N2R, तो यहाँ पे लिखूंगा N2, और R के कोऑर्डिनेट्स बने मेरे पास AN अपॉन बट CN माइनस ऑफ AN अपॉन IN, अब यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशंस यूज करते हैं भाई, अप्रोक्सीमेशंस देखो, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन देखो, पहले एक काम करते हैं, AN को कॉमन आ रहा है, कॉमन निकाल के इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास बचेगा N1 अपॉन 1 अपॉन ON प्लस 1 अपॉन CN, क्लियर हुई बात। ये N2 ये बनेगा 1 अपॉन CN माइनस ऑफ 1 अपॉन IN, बन रहा ये। अब करते हैं हम अप्रोक्सीमेशन। अगर आपको याद है तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला, दिस एन पॉइंट इज वेरी नियर टू द पोल, सो वी कैन रिप्लेस दिस वैल्यू ON को अप्रोक्सीमेटली हम उसके इक्विवेलेंट लिखेंगे OP के, ठीक है। उसी तरह से CN को अप्रोक्सीमेटली किसके इक्विवेलेंट लिखेंगे हम, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू CP। उसी तरह से IN को अप्रोक्सीमेट किसके इक्विवेलेंट लिखेंगे, IP के इक्विवेलेंट, क्लियर हुई बात। इन सभी को चेंज कर दो, तो यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास N1,
ये आएगा 1/OP प्लस 1/CP। क्यों लिख रहा हूँ वैसे, ताकि मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यूज बन सके यहाँ पे, ठीक है। CP इज इक्वल टू N2 और ये बन जाएगा 1/, बट कितना बनेगा CN कितना है मेरे पास, अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज R माइनस ऑफ बट कितना बनेगा यहाँ पे IN को रिप्लेस किया है, सॉरी R नहीं आएगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे बनेगा क्या है, CN को रिप्लेस किया है तो CP बनेगा, और IN को रिप्लेस किया है तो ये बनेगा IP। यहाँ तक बात क्लियर होगी सभी को, तो दिस इज द फॉर्मूला, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अरे सभी की वैल्यू पड़ी है हमारे पास, OP की वैल्यू देखो भाई, O से लेके P तक की वैल्यू क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है कहाँ से, पोल से। लेफ्ट साइड में जा रहे हैं हम, कैलकुलेशन किस तरफ हो रही है, लेफ्ट साइड हो रही है, और लेफ्ट साइड कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको क्या बोला था, इट हैज टू बी टेकन द नेगेटिव। कैसे ली जाता है, नेगेटिव ली जाती है। उसी तरह से CP की वैल्यू देखो कितनी बनेगी, C से लेके P तक क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम राइट साइड को नोट कर रहे हैं, तो दैट विल बी द पॉजिटिव R। उसी तरह से IP क्या है, इमेज की डिस्टेंस, तो ये भी राइट साइड में कैलकुलेट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव ऑफ B बन जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर होगी सभी को ये, ठीक है। नाउ पुट ऑल दिस वैल्यू हियर, तो ये बन जाएगा मेरे पास N1 और ये बनेगा 1/-u प्लस 1/R will be equal to the N2 1/R माइनस ऑफ 1/IP की वैल्यू बन जाएगी V। मेरा बात नहीं, ठीक है। अच्छा सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने ये सारी कैलकुलेशंस कर ली। अब यहाँ पे हम इसको ओपन करके लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंशिएट कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे देखो, अब वैल्यूज को करूँगा मैं, ओपन कर देता हूँ ब्रैकेट को, ये बन जाएगा मेरे पास N2 अपॉन माइनस ऑफ u, सॉरी नॉट N2, हियर इट कम्स आउट टू बी N1, ठीक है। ये बनेगा N1 माइनस ऑफ u प्लस ऑफ N1 अपॉन R, ठीक है, इज इक्वल टू, ओपन कर दिया। अब इसको देखो, ये बन जाएगा N2 अपॉन R, क्लियर बात, माइनस ऑफ N2 अपॉन V। रिलेशन बताना था, मैंने स्टार्टिंग में बोला था किसके बीच का रिलेशन होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रेडियस ऑफ कर्वेचर डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज द इमेज। तो यहाँ पे इमेज का जो हमारे पास फॉर्मूला पड़ा है, इसको उठा के इस तरफ ले आते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस, माइनस ऑफ N1 अपॉन u, और ये इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, तो N2 अपॉन V। बात क्लियर हुई, विल बी इक्वल टू द N2, और यहाँ पे R को बना रहे, तो इसको उठा के इस तरफ लेके गया, तो ये बन जाएगा N2 अपॉन R माइनस ऑफ N1 अपॉन R। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ अरेंज करके, माइनस ऑफ N1 अपॉन U प्लस ऑफ N2 अपॉन V इज इक्वल टू N2 माइनस ऑफ N1 अपॉन R, which is the appropriate formula by using the convex refracting surfaces when the object lies outside the in the real medium and real image is formed। यहाँ पे हमारे पास रियल इमेज बन रही थी, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने ये रिलेशन ड्रॉ कर लिया, क्लियर होगी बात सभी को ये, तो ठीक है। आगे हम करेंगे इसके वर्चुअल इमेज के बारे में बात।